इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया का कावेरी इंजन प्रोग्राम क्या था और ये क्यों फेल हो गया और इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी और इसे रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कावेरी इंजन एक इंडिया का इंडिजिनस आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन प्रोजेक्ट था जो कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE ने शुरू किया था। ये लैब एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लैब थी। कावेरी इंजन को इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में कावेरी इंजन ने अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में फेल होने के कारण इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी ऑफर्स आई थी कि फ्रांस के स्नैकमा ने ये ऑफर दी थी कि अगर इंडिया राफेल फाइटर जेट खरीदता है तो वो इंडिया को इस डील के पार्ट के तौर पर ही इस इंजन की डेवलपमेंट में जो कमियां आई थीं उनको दूर करने में मदद कर सकता है। तो चलिए अब इस इंजन की डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। 1986 में इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने DRDO को इस इंजन को डेवलप करने के लिए ऑथराइजेशन दी थी। जब इस इंजन की डेवलपमेंट शुरू की गई थी तभी ये डिसाइड किया गया था कि LCA प्रोग्राम के प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट को एक जनरल इलेक्ट्रिक के F404 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन के साथ किया जाएगा, और अगर साथ ही में कावेरी प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हो जाता है तो बाद में प्रोडक्शन वेरिएंट को कावेरी इंजन के साथ इक्विप किया जाएगा। DRDO ने इस इंजन की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट को दी थी, जिसे जेट इंजन्स की डेवलपमेंट में कुछ एक्सपीरियंस था। इस कंपनी ने पहले GTX 3714U आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन डेवलप किया था, जिसने अपना पहला टेस्ट रन 1997 में किया था। इसके बाद इसने एक टर्बोफैन डेरिवेटिव भी डेवलप किया था। LCA प्रोग्राम के लिए GTRE ने GTX 35VS कावेरी इंजन की डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। कावेरी इंजन का नाम कावेरी नदी के नाम पर रखा गया था। इसकी फुल स्केल डेवलपमेंट और ऑथराइजेशन 1989 में दी गई थी। पहले ये प्रोजेक्ट एक 93 मंथ का प्रोग्राम होना था, जिसके लिए $53.6 मिलियन की फंडिंग दी गई थी। इसकी प्रॉब्लम शुरुआत में ही शुरू हो गई क्योंकि जो इसके लिए फंडिंग रखी गई थी वो बहुत कम थी। इस इंजन के लिए तकरीबन $2 बिलियन की फंडिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि आमतौर पर यही देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में इंजन्स की डेवलपमेंट में तकरीबन $2 बिलियन का खर्चा आ ही जाता है। इस इंजन के लिए 17 प्रोटोटाइप टेस्ट इंजन्स डेवलप किए जाने थे। इसमें से पहले टेस्ट इंजन में सिर्फ इसका कोर मॉड्यूल लगा था, जिसे कि काबिनी कहा जाता था। इसके थर्ड इंजन में वेरिएबल इनलेट गाइड वेंस लगाए गए थे, जो कि इसके पहले 3 कंप्रेसर स्टेजेस में लगाए गए थे। काबिनी कोर इंजन ने अपने पहले टेस्ट रन को 1995 में कंप्लीट किया था। पूरे कंप्लीट कावेरी इंजन की पहली टेस्ट रन 1996 में की गई थी। इसके पहले फ्लाइट टेस्ट को 1999 के लिए प्लान किया गया था, और इसके पहले फ्लाइट टेस्ट के बाद इसे LCA प्रोटोटाइप के ऊपर लगाया जाना प्लान किया गया था। लेकिन बाद में इस कावेरी इंजन की डेवलपमेंट में कुछ कमियां आ गईं, जो कि इसके पॉलिटिकल और टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण आई थी। 2002 तक इंडियन गवर्नमेंट ने कावेरी इंजन की टेक्निकल डिफिकल्टीज के बारे में बहुत कम बताया था, लेकिन तब भी ये पता था कि कावेरी इंजन अपने टरबाइन ब्लेड्स को बाहर थ्रो कर देता था, जिसके कारण इसके लिए ब्लेड्स स्नैकमा से खरीदने पड़े। लेकिन बाद में ये पता चल गया था कि इस इंजन की डेवलपमेंट में और ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इसीलिए 2003 में ये डिसीजन लिया गया था कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले 8 एयरक्राफ्ट के लिए F404 इंजन्स अमेरिका से खरीदे जाएंगे। 2004 में कावेरी इंजन रशिया में किए गए अपने हाई एल्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गया था, जिसके बाद इसे तेजस एयरक्राफ्ट में लगाया जाने की होप बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसी कारण इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 40 और F404 इंजन्स तेजस के पहले प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के लिए खरीदने पड़े थे। 2004 में यह पता चला था कि GTRE ने इसकी डेवलपमेंट पर तकरीबन $182.3 मिलियन खर्च कर दिए थे। 2006 में US एक्सपर्ट्स ने PTI को बताया था कि कावेरी इंजन एक वर्ल्ड क्लास इंजन है और हम DRDO के साथ इसकी डेवलपमेंट में पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। ये जानकारी प्रैट एंड विटनी कंपनी ने PTI को दी थी, लेकिन बाद में DRDO के सेक्रेटरी नटराजन ने PTI को बताया कि कावेरी इंजन केवल एक इंडियन प्रोजेक्ट ही रहेगा और इसके लिए हम किसी के साथ भी पार्टनरशिप नहीं करेंगे। प्रैट एंड विटनी एक अमेरिकन कंपनी है जो कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स डेवलप करती है। 2007 में यह बताया गया था कि इस इंजन ने अपनी 90 से लेकर 93% की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है। इसके बाद फ्रांस की स्नैकमा ने इस इंजन की डेवलपमेंट में मदद करने का ऑफर दिया था। 2010-11 में
CAG ने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि इस इंजन की डेवलपमेंट में जो 6 माइलस्टोन्स अचीव किए जाने थे उसमें से सिर्फ इस इंजन ने सिर्फ 2 माइलस्टोन्स ही अचीव किए हैं। और इसकी कमियों को बताते हुए CAG ने कहा था कि इसका वेट इसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा है। इसका वजन 1235 किलोग्राम है और हमें 1100 किलोग्राम के एक इंजन की ज़रूरत है। और इसके कंप्रेसर, टर्बाइन और इंजन कंट्रोल सिस्टम्स में भी डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन तब तक जो खबरें आ रही थीं उसमें कावेरी इंजन ने अपने सभी टेस्ट पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसके बाद नवंबर 2014 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कावेरी इंजन को अबैंडन कर दिया था और इसकी डेवलपमेंट को बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें जो शॉर्टकमिंग्स आ रही थी उसको DRDO दूर नहीं कर पा रहा था। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्होंने बताया था कि हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे पास टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने की कैपेबिलिटी भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि हमारे पास क्रिटिकल इक्विपमेंट और मटेरियल्स भी नहीं है और हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज द्वारा टेक्नोलॉजी भी नहीं प्रोवाइड की जा रही। उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि इंडिया के पास इसको टेस्ट करने के लिए भी ज़रूरी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है और ना ही हमारे पास इसको बनाने के लिए स्किल्ड मैन पावर है। तो चलिए अब थोड़ा विश्लेषण कर देखते हैं कि इस इंजन में क्या कमी रह गई और इसे क्यों डेवलप नहीं किया जा सका। हाल ही में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी साफ्रान और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जॉइंट डेवलपमेंट को लेकर जो कॉस्ट पर बातचीत चल रही थी उसमें भी डिसएग्रीमेंट हो गया और इसके ऊपर कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। अभी तक इस इंजन प्रोजेक्ट को लेकर जो भी बातें चल रही हैं उसमें सिर्फ इसके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस और कॉस्ट इश्यूज को ही ब्लेम किया जा रहा था, लेकिन इस बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि GTRE के पास इसको डेवलप करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं थी और ना ही इस बात को कोई भी डिस्कस करना चाहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कावेरी इंजन को प्रॉब्लम्स क्या थी। कावेरी इंजन में हाई एल्टीट्यूड पर परफॉर्मेंस कम हो जाती थी, यानी कि ये हाई एल्टीट्यूड पर यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पर अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर पाता था और इसमें कंबस्शन फ्लिकर भी था और ये हाई थ्रॉटल पर इसका थ्रस्ट कम था और ये आवाज़ भी ज़्यादा करता था। अगर हम आवाज़ की बात छोड़ दें तो इसके बाकी के सभी इश्यूज इसके इंजन कोर को रिलेटेड ही थे और इंजन कोर में सबसे ज़्यादा जरूरी बात उसका हाई प्रेशर कंबस्शन होता है। कंबस्शन रिसर्च एंड फ्लेम कंट्रोल एक हाई एंड रिसर्च एरिया है जिसके अंदर इंडिया को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और जो टेक्नोलॉजीज इस स्टेज पर अप्लाई होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं और वहाँ पर एक छोटी सी भी गलती का रिस्क बहुत बड़ा बन जाता है। और वहीं जब बात करें कि एक हाई थ्रस्ट लो बाईपास टर्बोफैन इंजन को मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए डेवलप करना रेगुलर गैस टरबाइन से बिल्कुल अलग है। इसके लिए कंबस्शन, फ्लूइड डायनामिक्स, मटेरियल्स और कंट्रोल थियरी में बहुत ज़्यादा डीप एक्सपर्टाइज यानी कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है और ये नॉलेज ऐसी नहीं होती कि आपने कुछ 4 किताबें पढ़ ली और आपको ये नॉलेज मिल गई। इस नॉलेज के लिए आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और ऐसी नॉलेज और एक्सपीरियंस सिर्फ 4 से 5 कॉरपोरेशंस के पास ही है जो कि अपनी नॉलेज को किसी भी और देश के साथ शेयर नहीं करना चाहती। दोस्तों, एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया का एक बहुत अच्छा बेस्ट केप्ट सीक्रेट है और कोई भी बड़ी कंपनी इसके बारे में जानकारी किसी भी दूसरे देश को नहीं देना चाहती। इसके साथ ही आपको बताया गया था कि फ्रांस की स्नेकमा ने भी इंडिया को ऑफर दिया था कि वो अपने M88 इंजन के कोर को कावेरी इंजन में लगाकर इसकी परफॉर्मेंस की कमियों को दूर कर सकती है। M88 इंजन वो ही इंजन है जो कि राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इंडिया इसके बारे में अग्री कर लेता यानी कि इस इंजन के कोर को अपने इंजन में लगा भी लेता तो फिर भी इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि इसके लिए इंडिया को फ्रांस को जहाँ तो रॉयल्टीज़ देनी पड़ती और जहाँ उसके साथ एक को डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता। अगर कोड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता तो बात और होती, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स को इस कोड डेवलपमेंट प्रोग्राम में सोल्यूशन टेक्नोलॉजीज और अंडरलाइंग फिजिक्स और एडवांस रिसर्च टेक्निक्स के बारे में जानकारी भी मिल जाती। लेकिन अगर इसमें सिर्फ एक मॉडिफाइड M88 कोर ही लगा दिया जाता तो इंडिया को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे GTRE को अपना खुद का एक जेट इंजन डेवलप करने की कैपेबिलिटी नहीं मिलती। M88 कोर के साथ हम LCA को एक देसी इंजन के साथ पावर तो कर लेते, लेकिन बाद में इंजन डेवलप करने की कैपेबिलिटी हमें फिर भी नहीं मिलती।
तो कावेरी प्रोग्राम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जीटीआरई को कैसे स्ट्रक्चर किया गया था और इसे कैसे मैनेज और फंड किया जा रहा था। इस प्रोग्राम को जो फंडिंग मिल रही थी वो लगातार नहीं मिल रही थी। इसको मिलने वाली फंडिंग इसके डेवलपमेंटल टाइमलाइन और साइकिल को मैच नहीं कर पा रही थी और वही इस प्रोग्राम के फेलियर का सबसे बड़ा कारण था। इस प्रोग्राम की फ्लाइट टेस्टिंग देश में ही करनी चाहिए थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत पड़नी थी। अभी मान लीजिए कि अगर जीटीआरई साफरान के साथ मिलकर एक कावेरी इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर भी देती है तो फिर भी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन वाला एटीट्यूड उन्हें कहीं भी लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि एक साफरान जैसी कंपनी के साथ काम करने के लिए एक अच्छे वर्क एथिक, परफॉर्मेंस और मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो कि हमारी सरकारी कंपनीज में नहीं है। जो सबसे जरूरी बात अभी ये है वो ये है कि इंडिया की कंपनीज के लिए अच्छे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, जो कि एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट को एडवांस्ड एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए इनकरेज करें। जीटीआरई कंबस्शन गियर डिज़ाइन और कंट्रोल सिस्टम और मटेरियल एक्सपर्ट्स को पूरी दुनिया से रिक्रूट कर सकती है और उन्हें फंडिंग दे सकती है और इन्हें ऐसा फ्रीडम दे सकती है कि वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स को डेवलप और रिसर्च कर सकें। एक अच्छे रिसर्चर को इसी चीज़ की ज़रूरत होती है और उसे ना ही ब्यूरोक्रेसी और ना ही जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि इससे पहले प्रैट एंड विटनी ने इंडिया को इसकी डेवलपमेंट में पार्टनरशिप की ऑफर दी थी, लेकिन डीआरडीओ ने उसके लिए मना कर दिया था। तो एक तरह से इंडिया खुद ही विदेशी एक्सपर्ट्स को हमें हेल्प करने से मना कर रहा है। जहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इंडिया कावेरी इंजन को बहुत सारी कोशिश के बाद डेवलप कर भी लेता है, एक M88 कोर के साथ बना भी लेता है, तो फिर भी उसके पास नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की कैपेबिलिटी नहीं है। मान लीजिए अगर फ्यूचर में प्रैट एंड विटनी एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाला इंजन डेवलप करती है तो क्या जीटीआरई फिर उनके पास मदद मांगने के लिए जाएगा? इससे अच्छा यही नहीं है कि जीटीआरई को इतनी अच्छी कैपेबिलिटी और इतनी अच्छी फंडिंग प्रोवाइड की जा सके कि वो देश में ही एक ऐसा इंजन इंडिजिनियसली डेवलप कर सके और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को साथ साथ ही डेवलप कर सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।